इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस में वो हैंडआउट वगैरह जो दिया था वो ले लीजिए, निकाल लीजिए, दूसरा वाला जो दिया था। खैर अभी उसकी जरूरत नहीं, बाद में लेना, उसी में है सब दिखा हुआ, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि आपको यहाँ क्या लर्न करना है नहीं लर्न करना है। उसमें सारा डिराइव करके दे रखा है, ठीक है। और मैंने जैसा बोला था वो क्लास 12 का फिजिक्स का एनसीईआरटी है, ठीक है, जो भी मैंने आपको दिया है, पढ़ना तो है ही। तो सम इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस में आपको क्या क्या रटना है। बोर ने जो ये बोला कि इस तरीके से कोसेंट्रिक सर्कल्स होंगे, तो सर्कल्स होंगे तो उसका रेडियस भी होगा, तो वो रेडियस का फॉर्मूला रटना है। क्या रटना है वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। उस रेडियस में इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा, और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। तो जब हम एनर्जी की बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी। वेरी इजी, ये वाला तो बहुत सबसे आसान है, एक याद रहेगा बाकी सारा निकल जाएगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस रेडियस। रेडियस ऑफ फोर्स ऑर्बिट। ध्यान रहे, क्लास 12 के सीबीएसई सिलेबस में ये सब डेरिवेशन है, ठीक है। क्लास 12 के फिजिक्स के सीबीएसई के सिलेबस में ये सब है। सो रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट के लिए सबसे पहले हमें ये समझना है कि हम जो डेरिवेशन कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। लाइक स्पीशीज का मैंने मतलब समझाया था आपको, मोनो इलेक्ट्रॉनिक ना, सिंगल इलेक्ट्रॉन वाला। ये रहा अपना न्यूक्लियस, और मान लेते हैं ये अपना एक ऑर्बिट है, ठीक। इधर इलेक्ट्रॉन होगा अपना, अगर हम बस मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज देखें तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होगा बेटा, E, ठीक ना। न्यूक्लियस में प्रोटॉन होंगे, हाइड्रोजन के प्रोटॉन में तो एक प्रोटॉन होगा, बट अगर तुम हीलियम वाला कंसिडर करो तो उसमें कितने प्रोटॉन होंगे, दो। लिथियम कंसिडर करो तो कितने प्रोटॉन होंगे, थ्री। तो हम क्या करेंगे, चार्ज और न्यूक्लियस को लिखेंगे Z टाइम्स E। Z मतलब एटॉमिक नंबर। पहले बताओ ये समझ में आया जो मैंने लिखा, बहुत बार लिखाएगा इसीलिए बताओ। ZE, अगर हाइड्रोजन हुआ तो Z का वैल्यू 1, चार्ज कितना होगा, एक प्लस चार्ज। अगर हीलियम हुआ तो Z का वैल्यू 2, प्लस चार्ज कितने होंगे, 2E। अगर लिथियम हुआ तो प्रोटॉन का वैल्यू 3, तो Z का वैल्यू क्या होगा, 3, कितने चार्ज होंगे, 3E। तो हमने इन जनरल क्या ले लिया, ZE। ये तो सब में सेम ही रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन है, वो तो सब में सेम ही रहेगा क्योंकि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ये अलग अलग होगा सब में, तो सब में अलग अलग होगा तो 75 बार तो डेरिवेशन नहीं करेंगे ना बेटा, एक ही बार करेंगे। लास्ट में जेड का वैल्यू, हाइड्रोजन के लिए जेड का वैल्यू क्या डाल देंगे, 1। हीलियम के जेड का वैल्यू क्या डाल देंगे, 2। तो 75 बार तो डेरिवेशन करेंगे नहीं ना। फ्रॉम कंसेप्ट ऑफ मैकेनिक्स, क्लास 9 में ही पढ़ा होगा आपने, कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है v वेलोसिटी से। अभी आ जाएगा, फिजिक्स में भी पढ़ाएंगे अभी आपको।
कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है v वेलोसिटी से, उसका एक्सेलरेशन इज गिवन बाय v स्क्वायर बाय r, और एक्सेलरेशन किधर आता है, अंदर की तरफ। तो फोर्स क्या आएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास किसका बेटा, हमारे केस में रोटेट कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन। तो हमारे केस में ये पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, तो मास किसका लोगे, वेलोसिटी किसका, इलेक्ट्रॉन का, और ये रेडियस। पहले ये बताओ, ये फोर्स जो मैंने लिखा ये आपको दिमाग में जा रहा है, ये पढ़ाया था मैंने क्लास 9 में, v स्क्वायर बाय r। तो अभी के लिए आप ये लिख लो, बस अगले वीक में ये भी आ ही जाएगा। when an object undergoes circular motion, it experiences a force which is called centripetal force, whose value is given by in this case it will be repulsive in nature। बाहर की तरफ लगेगा, अंदर की तरफ लगेगा, ये सब सिखाया जाएगा फिजिक्स में। अभी मान के चलिए कि अब एक ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो उसके ऊपर फोर्स क्या लगेगा, उस ऑब्जेक्ट का मास इंटू v स्क्वायर बाय r। कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट्स। चलो पीछे पन्ना पलटो और बताओ, फोर्स बिटवीन टू चार्ज स्पीशीज। कंसिडरिंग ओनली मैग्नीट्यूड, है ना, k q1 q2 बाय r स्क्वायर, सिर्फ मैग्नीट्यूड को कंसिडर करेंगे। न्यूक्लियस पर चार्ज कितना बेटा, Ze। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना, E। और न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का दूरी रेडियस के बराबर। इसमें कोई दिक्कत, पहला ही डेरिवेशन टफ होता है, दूसरा तीसरा कुछ नहीं है। तो ये Ze ये E दोनों के बीच का फोर्स इज दिस वन। चूंकि ये फोर्स
प्लस और माइनस के बीच में है तो इट विल बी अट्रैक्टिव इन नेचर। तो न्यूक्लियस सॉरी इलेक्ट्रॉन के ऊपर दो फोर्स लग रहा है, एक अट्रैक्टिव वाला और एक रिपल्सिव वाला, दोनों आपस में क्या होगा, बराबर, कि इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट को छोड़कर नहीं जा रहा है। चैप्टर के हिसाब से दोनों फोर्स आपस में क्या होंगे, इक्वल, इक्वल कर दो। therefore k times ze into e divided by r square is equals to mass of electron, velocity of electron divided by r. This is your first equation. ध्यान से पढ़ लो फर्स्ट इक्वेशन शुरू से जो मैंने अभी तक आपको लिखाया, यही है काम की चीज। यहां तक हम कैसे पहुंचे, एक बार ऊपर से लेके नीचे तक पढ़ो। इसी दो इक्वेशन अभी एक लिखा ना, इन्हीं दो इक्वेशन से सारा डेरिवेशन होता है, सबसे पहले वो याद हो जाए। पहला तो ये, कुछ पूछना है आपको इसमें? अकॉर्डिंग टू बोर्स पॉस्टुलेट, वो मैथ्स वाला पॉस्टुलेट देना, एंगुलर मोमेंटम वाला, एंगुलर मोमेंटम वाला पॉस्टुलेट कॉपी में लिखे हो तो ठीक, नहीं तो किताब खोल के एंगुलर मोमेंटम वाला पोस्टुलेट बोर्स का। लिखो उसको देख के। एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू NH अपॉन 2 पाई। बुक में शायद तीसरा चौथा नंबर पर होगा और हमारे इसमें छठे नंबर पर होगा या सातवें पांचवें नंबर पर होगा। मिला सभी को? तो हर डेरिवेशन के लिए ये दो रिक्वायर्ड है, हर डेरिवेशन के लिए ध्यान रखना। बाकी इसके आगे फिर मैथ्स आसान है, सिर्फ कैलकुलेशन डिफिकल्ट है, बिल्कुल आसान है। पहला वाला फॉर्मूला फिर से लिखिए। R से R स्क्वायर में कैंसिल करिए, एक R हटाइए, हटाइए,
हट गया। आर को राइट साइड लेकर आइए और एम ई वी स्क्वायर को लेफ्ट साइड लेकर जाइए। मैच करिए। ये आया। इक्वेशन 2 से वेलोसिटी का वैल्यू बताइए क्या आएगा। इक्वेशन 2 से वेलोसिटी का वैल्यू बताइए क्या आएगा। एन एच अपॉन 2 पाई एम ई आर। पुट कर दीजिए उसमें वेलोसिटी के स्क्वायर की जगह पर। स्क्वायर वाला ब्रैकेट खोलिए। सभी ने क्या पुट करने के बाद ये आया है, देख लो एक बार, मैच कर लो। ब्रैकेट खोलिए। इतने इतने टर्म से घबराना नहीं है, ठीक है, बस खाली कुछ छूटना नहीं चाहिए। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से एक मास को हटाइए। ये डिनोमिनेटर का जो डिनोमिनेटर बच गया 4 पाई स्क्वायर एम ई आर स्क्वायर, इसको न्यूमरेटर में लेकर जाइए। मैच करिए, ये आया। एक आर स्क्वायर से फिर से आर उड़ाइए। के बाद काम की बात, आर को बस खाली इधर रखना है और इन सबको राइट साइड शिफ्ट करना है। मैच करिए। और लास्ट, इसको और इसको अलग से लिखिए ऐसे, और बाकी सबको एक साथ। ना, मुझे ये बताइए क्या एच का वैल्यू हमें पता है। क्या के का वैल्यू पता है। क्या ई का वैल्यू पता है, चार्ज।
क्या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है? सब पता है? दिख रहा है आपको? यहाँ जो बचा हुआ है इसमें आपको सब पता है। पाई का तो वैल्यू पता ही है 3.14। ठीक है, तो ये सारे वैल्यूज जब यहां पर पुट करोगे तो क्या आएगा, वो बस खाली नोट कर लो, करके एक बार देख लेना। 0.529 इंटू 10⁻⁻10 आएगा। ठीक है, यूनिट क्या आएगा, मीटर यहां पर फिलहाल तो। और हमें जो रटना है वो ये रटना है, 10⁻⁻10 को गायब करके हम यहाँ क्या लिखेंगे, एंगस्ट्रॉम। यूनिट ध्यान रखना बस, मीटर रहेगा तो ये आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ आर की जगह एन लगा दो, इसका क्या मतलब हुआ, रेडियस ऑफ nth बोर ऑर्बिट। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हमने देखा था ना, एन का वैल्यू बहुत सारा हो सकता है। रटना है, एकदम रटना है, रात को भी 2 बजे उठा के कोई पूछे तो बता देना है ये है फॉर्मूला, वैसा वाला। श्योर शॉर्ट सवाल आएगा, एकदम 100% श्योर रहिए, या तो फिजिक्स में या तो केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री आया तो 11 के एटॉमिक स्ट्रक्चर से, फिजिक्स में आया तो उधर। अब चूंकि हमने फॉर्मूला यहाँ पर लिखा है, तो इसका एप्लीकेशन भी यही छाप देंगे हम। एप्लीकेशन मतलब क्वेश्चन कैसा पूछेगा, फाइंड रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम। कंसेप्ट क्या लगेगा, बोलो बेटा। हाइड्रोजन एटम विच मींस Z is equals to 1, फर्स्ट बोर ऑर्बिट विच मींस n इक्वल टू 1। n का वैल्यू 1, 1 स्क्वायर 1, z का वैल्यू 1, 1, 1 डिवाइडेड बाय 1, 1। R1 will be equals to, this is also known as Bohr's radius। R1 को Bohr's radius ही बुलाते हैं। Denoted by symbol A0। Bohr's radius is denoted by symbol A0। ये सब सिंबल का अपना मतलब होता है, A0 का वैल्यू यही होगा और कुछ नहीं होगा।
Therefore, formula also becomes, ये जो हमारा फॉर्मूला था, this becomes a naught n square z. आंसर क्या चीज में आएगा? एंगस्ट्रॉम। ये इंपॉर्टेंट है, यूनिट नहीं भूलना है बेटा। ठीक है, तो पन्ना पलट के एक बार डेरिवेशन देखो। देखो, जब हम लोग बोर्ड्स मॉडल ज्यादा पढ़ लिख लेते हैं ना, तो हमें ये बेसिक चीज याद नहीं रखता कि रहता है कि हम बोर मॉडल किसके लिए लगाते हैं। बोर मॉडल हम किसके लिए लगाते हैं? हाइड्रोजन आटम और फिर हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, वो ध्यान रखना। कभी कभी सवाल वैसे ही पूछा, लिथियम पूछ लेगा, ये नहीं निकाल पाएंगे हम। ठीक है, ध्यान रखना, किसी के लिए भी मत लगा देना। किसके लिए लगाओगे? हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। हो गया? बढ़िया से फॉर्मूला रटना है बेटा, है ना? रात में भी कोई उठा के पूछे तुरंत बता देने का। तो सेकेंड बोर ऑर्बिट विच मीन्स R2, ये नॉट लिखना। R2 का मतलब 2 का स्क्वायर, और हाइड्रोजन एटम है तो Z इज इक्वल्स टू 1। कितना आएगा? 4a0। ठीक है, कैन यू कैलकुलेट R3? जस्ट कितना होगा? 9a0। और R1 कितना आया था बेटा? सिर्फ a0। ठीक है, याद करो, जब मैंने आपको बोला था इस तरीके का ट्रांजिशन बनाने के लिए, तो क्या बोला था?
इनको पास पास मतलब एक दूरी पर मत बनाना, इनको अलग अलग दूरी पर बनाना, बोला था ना वो। ठीक है, उसका एक्सप्लेनेशन अब आएगा थोड़ी देर में। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, फॉर्मूला रखिए और आंसर पाइए। तो लिथियम का पहला ऑर्बिट पूछा है, एन का वैल्यू क्या होगा बच्चा? 1। लिथियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, आंसर कितना आएगा? A0/3। ठीक है, कुछ पूछना आपको इसमें? फॉर्मूला लगाते जाइए और आंसर पाते जाइए। लगाना कैसे है फॉर्मूला वो क्लियर है, ऐसे थोड़ी खाली याद करके चले जाएंगे लग जाएगा। तो आर एन डिनोट्स व्हाट? रेडियस ऑफ nth बोर ऑर्बिट। ए नॉट इज फर्स्ट बोर ऑर्बिट का रेडियस, एन स्क्वायर इज प्रिंसिपल क्वांटम, एन इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एंड जेड इज एटॉमिक नंबर, है ना? क्या? हाँ, एंगस्ट्रॉम लिखे। वो तो डिफॉल्ट है बेटा, रेडियस पूछा है तो यूनिट तो लिखे एंगस्ट्रॉम। तब नहीं निकाल पाए, नहीं लिखे, नहीं, नहीं लगा सकते। हाँ, लिथियम के साथ वर्ड लिखा हो, कैलकुलेट द फर्स्ट बोर ऑर्बिट फॉर लिथियम कंसीडरिंग एज मोनोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, तब निकाल देंगे। वो मोनोइलेक्ट्रॉनिक कहीं ना कहीं कुछ लिखा होना चाहिए, नहीं तो नहीं निकाल पाएंगे। अब एक चीज ऐसा है, मान लो 4 ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें निकालना ही है, तो निकाल के देंगे किसी तरह। वैसे करेगा नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाला तो नहीं करेगा, सीबीएसई वाला भले कर दे, ठीक है, जेई वाला नीट वाला नहीं करेगा, वो लिखेगा मोनोइलेक्ट्रॉनिक। हाँ, क्या चीज? हाँ, 0.529, इसका आंसर क्या आएगा? ये आएगा आंसर। रेडियस पूछा है, बस खाली ऐसे करके नहीं छोड़ देंगे ना, लिखेंगे ना फिर यहाँ पर, लिखने का तरीका होता है बस। ये रहा आंसर। ठीक है, अब और यहाँ 2 बार एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। नहीं यार, एक ही बार है, एक ही बार, या तो यहाँ लिखेंगे या तो अलग से लिखेंगे, 2 बार क्यों लिखेंगे? रेडियस में कुछ पूछना है आपको? अगला लिखो। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो 2 इक्वेशन आपको शुरू में लिखा है जो हर बार यूज होगा, उसको उठा के छापो यहाँ पर। कर ही लेना अच्छे से, 12 का क्यों वेट करोगे, है ना? 12 में कोई आएगा आपको ये पढ़ाएगा, फिर आप ये डिराइव करोगे, उसके बाद एग्जाम देने जाओगे। वे कब पढ़ाएगा? 12 में, नवंबर महीना। इससे बढ़िया है कि आपका 2 चैप्टर फिजिक्स का खत्म हो गया 12th का। हाँ हाँ, बिल्कुल खत्म हो गया। देखिए आप। ठीक है, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन, तो चूंकि इस बार वेलोसिटी चाहिए, तो किसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा? आर को। अब देखो, सब्स्टिट्यूट करने का तरीका होता है, या तो हम क्या करें, यहां से पूरा आर का वैल्यू निकालें, ठीक है, इसको उठाकर यहां पुट करें, ठीक है, फिर एम को इधर लेकर आए, स्क्वायर रूट वगैरह लगाएं, उससे आसान। देखिएगा ध्यान से, पहला इक्वेशन क्या बचा बेटा अपने पास? कट पिटने के बाद आर बचा, यहाँ क्या बचा? एम वी स्क्वायर। ये वाला आर इधर लेकर आइए,
ठीक, इसमें कोई दिक्कत? इस वी स्क्वायर का एक वी निकालिए, इसमें कोई दिक्कत? और इसके जगह लिख दीजिए क्या, एन एच अपॉन 2 पाई। हो गया काम। एम वी आर का वैल्यू कितना है, एन एच अपॉन 2 पाई। एक लाइन में आंसर। तो मैंने इतना इतना ज्यादा ज्यादा बार किया समझाने के लिए, आप तो तुरंत कर लेना। बोलो वी क्या आएगा, वी को एक तरफ, बाकी सब एक तरफ। हो गया। इसको और इसको अलग लिखना है, जेड और एन को अलग लिखना है, बाकी सबको एक साथ। लिख के बताओ क्या आएगा। ए ई स्क्वायर 2 पाई अपॉन एच। तो बोलो बच्चा, के का वैल्यू पता है, ई का वैल्यू पता है, टू का तो वैल्यू है, पाई पता है, एच पता है, सारे पता है। जब आप इसको पुट करोगे, और इसका यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड। मेरे को बस इसी से दिक्कत है ना, आपको फॉर्मूला याद रह जाएगा, यूनिट याद नहीं रहेगा कि कौन सा यूनिट में निकाला है। डेरिवेशन देख लो एक बार, ये भी रात के 2 बजे वाला सवाल फॉर्मूला है। शायद कोई पूछे, पता होना चाहिए।
ये आंसर क्या आएगा? 1/4। कैसा कैसा सवाल आएगा, क्लियर है आपको? ऐसे ही कुछ पूछेगा, रेशियो ले लेगा, कभी कुछ लिख देगा, कभी कुछ लिख देगा। ध्यान बस इतना रखना, कौन से यूनिट में आता है? मीटर पर सेकेंड। रेडियस कौन सा यूनिट में आप लिखते हो, जो फॉर्मूला रटते हो? एंगस्ट्रॉम। मान लो नैनोमीटर में पूछा, तो उसको पहले 10⁻⁻10 मीटर लिखेंगे और उसके बाद 10⁻⁹ में कन्वर्ट कर लेंगे। हर चीज थोड़ी रटना होता है यार। इसमें कुछ पूछना आपको, कोई ऐसा लाइन जो नहीं समझ में आया? क्लास 9 में टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए, बोलिए, कुछ याद है? सैटेलाइट जो घूमता था गोल गोल। हाँ, टाइम वाज 2πr अपॉन स्पीड v। अरे होगा यार, क्या बात करते हो? 42,250 किलोमीटर दिया हुआ रहता था, याद है? तो 24 घंटा से डिवाइड करते थे। 3.07 किलोमीटर पर सेकेंड आंसर। आंसर याद करके तो गए होंगे ना एग्जाम के लिए, वही कैलकुलेट किया, छूट गया होगा फिर सवाल। अगर नहीं समझ में आया तो मैं कर दे रहा हूं। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये समझ में आता है हम लोगों को? कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन में एक चक्कर मारेगा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? 2πr सरकमफ्रेंस के बराबर, तो ये रहा डिस्टेंस। स्पीड इज v। आर का वैल्यू पुट करो और v का वैल्यू पुट करो। पीछे से देखो और पुट करो। उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, ये कैलकुलेट करके क्या आता है वो पूछता भी नहीं है कभी। कैलकुलेट करने दिया तो कर लेना। बताओ उधर डिवाइड मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, ये इन दोनों को। क्लास 8 का सवाल है वो, है ना? 1/2 और 2/3 को कैसे सॉल्व करेंगे? 3 यहाँ, 2 यहाँ, 3/4। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर नीचे। ठीक है, रटना क्या है? टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू n³/z²। सीबीएसई में कोई नहीं पूछेगा। How was frequency and number of frequency and time period related in class 8? Very good. Frequency is equals to 1 by time period. Class 8 फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला निकालिए। जब आपके सवाल को बहुत टफ करना रहा तब ये पूछेगा। बहुत टफ हमने लिए बहुत आसान हो गया।
पूछ लो। बाकी मैंने आपको डेरिवेशन करके भी दिखा दिया, नहीं भी रटोगे 2 पाई r डिवाइडेड बाई v करोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, रेडियस तो रटा हुआ रहेगा, v रटा हुआ रहेगा, तो 2 पाई r बाई v करोगे तो आ जाएगा आंसर दोनों। मैंने आपको दोनों चीज सिखा दी, अगर भूल गए तो कैसे आएगा आंसर। टाइम पीरियड आ जाएगा, उसका रिवर्स कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, फ्रीक्वेंसी। ये एक्स्ट्रा में याद करके जाना है ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, सीबीएसई में नहीं पूछेगा। ठीक है, और लास्ट एनर्जी। तीनों में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। अगर इस चैप्टर से अगर एक सवाल पूछना रहे, इसी में पूछेगा। इस तरीके से पूछेगा वो अलग बात, कंसेप्ट यही इसी पर पूछेगा। तो वी नो दैट टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। लिखिए, लास्ट क्लास में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखाया था, छापो उसको। दिस मच। आज की क्लास में 2 इक्वेशन लिखा है, दोनों को छापो। ठीक, पहला इक्वेशन क्लियर है, पहला इक्वेशन देखेंगे ध्यान से, फिर कर लेंगे। आर से आर गया, राइट साइड में क्या लिखा बेटा, एम वी स्क्वायर। हमें क्या चाहिए, हाफ एम वी स्क्वायर। दिख रहा है सभी को। तो अगर मुझे हाफ एम वी स्क्वायर चाहिए तो मैं क्या करूंगा, दोनों साइड हाफ से मल्टीप्लाई कर दूंगा। यही फॉर्मूला लिखवाया था मैंने आपको, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये आता है, रट लो, पलट के देखो पीछे। सम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में दूसरा या तीसरा नंबर पर होगा, के Q1 Q2/2R। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू के ZE² बाय 2R। और इसके बाद वाला जो काम करेंगे ना, वो आप लाइफ में पहली एक ही बार करेंगे आज वाले दिन, उसके बाद कभी नहीं। आर का जो बड़ा वाला वैल्यू आया था, वहां गया बड़ा वाला वैल्यू। दूसरे में है क्या, ये दिख रहा है आपको, ये n² H²K/Z² 4 पाई² M E। इसको उठा के वहां लिखो, मुझे भी नहीं याद रहता ये।
यहीं से देख के लिख लो, पीछे पलट के क्या लिखोगे। ठीक है, मेरे को तो देख के लिखना होगा। आ गया। एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय के जेड ई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम ई। के बाद न्यूमरेटर को ऊपर, घबराइएगा मत, ये सीबीएसई में बस खाली डेरिवेशन के लिए आएगा, नहीं तो वो भी नहीं आएगा, घबराना नहीं है। ठीक है, बिल्कुल नहीं घबराना है। काम की बात अब लिखेंगे हम। इधर देखो, जेड पर घेरा लगाओ, जेड पर घेरा लगाओ, और एन स्क्वायर पर घेरा लगाओ। काम की बात यही है। सभी को दिख रहा है जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। ठीक है, बाकी जो बच गया उसका वैल्यू आएगा यूनिट का, ध्यान रख। ठीक है, इसको दोबारा आप लाइफ में कभी नहीं कर रहे होंगे, है ना। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखिए, लास्ट क्लास में जो लिखाया था वहां से। अब दोबारा कैलकुलेट हम नहीं करने वाले। ये आया आपका, माइनस के Q1 Q2 बाय R, ये लिखा होगा। Q1 की जगह क्या पुट करेंगे, जेड ई। Q2 की जगह क्या पुट करेंगे, ई। तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी दिस वन। बगल में काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला आया था वो लिखो। ठीक है, ध्यान से देखना। इस टू को उठाकर लेफ्ट साइड लेते जाएं। ये आएगा, किसी को कोई डाउट इसमें। और ये क्या लिखा हुआ है, सेम है दोनों। तो अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी पता है, फॉर्मूला वो वाला पता है, फॉर्मूला अगर वो वाला पता है, तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे आएगा, उस फॉर्मूले को क्या चीज से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस। यही मेमोराइज कर।
पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू मल्टीप्लाई काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला बाय माइनस साइन के साथ। ठीक है, तीसरा आप निकालो। पहला लाइन, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन। आई, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टोटल एनर्जी? बाय -1। ठीक है, अभी ये माइनस क्यों आता है उसका भी सिग्निफिकेंस है, बुक में लिखा हुआ, अभी मार्क करेंगे, पहले वो बात की बात। अब जो काम की बात है वो ये है कि हम जो है एक्चुअल में टोटल एनर्जी का ही फॉर्मूला याद करते हैं। जूल पर एटम। यही यूज होगा। तो अब उल्टा कर लें, टोटल एनर्जी अगर दे रखा हो तो काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे? -1 से मल्टीप्लाई करके, माइनस साइन हटा दो, है ना, माइनस साइन हटा दो। ये समझ आता है? और टोटल एनर्जी दे रखा हो तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे आएगा? 2 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, आप भी ऐसे ही याद करना जैसे मैं बोला। ये इसलिए क्योंकि जहां भी सवाल होंगे आपके वहां पर यही दे रखा होगा, तो बार बार काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी थोड़ी कन्वर्ट करेंगे। 99% प्रॉब्लम में आपको क्या दे रखा होगा? टोटल एनर्जी। इसलिए मैंने बोला टोटल एनर्जी याद करके आप उसको काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर लोगे। चलो, फाइंड टोटल एनर्जी फॉर्मूला इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, निकाल के बताओ कितना है। क्या रिलेशन लगाएंगे? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू, डिवाइड कर दीजिए, बताइए क्या है।
क्या? ये आया आपका आंसर। और भी आया होगा डेसिमल में, इतना तो आया। नहीं आया तो कैलकुलेशन गलत होगा। तो ये क्या चीज में आया? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में जब आप टोटल एनर्जी निकालते हो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला टू बी मेमोराइज्ड इन दिस टॉपिक। कोई सा भी भूल जाओ, ये मत भूलना। रेडियस, वेलोसिटी और एनर्जी में अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है तो वो ये है। ठीक है, ध्यान रहेगा ये। नाउ व्हेन वी राइट टोटल एनर्जी in this form, this value is known as, again by same name, Rydberg constant। एक ऑलरेडी पढ़ा, 109677 सेंटीमीटर वाला। एक ये, दोनों में फर्क क्या है? कोई फर्क नहीं है, सेम है दोनों। ठीक है, अभी दिखा दी कैसे सेम है। Therefore, sometimes total energy is also written as minus RH into Z square by N, where RH is Rydberg constant for hydrogen atom। Rydberg वाला फॉर्मूला एक बार लिखिए। Planck's constant, Planck's quantum theory से what is the formula for energy? This is your energy। तो एनर्जी बनाने के लिए, इसको एनर्जी बनाने के लिए क्या करना होगा? एच सी से मल्टीप्लाई करना होगा, इधर किया तो इधर भी। तो ये जो 109677 है, सेंटीमीटर इनवर्स को मीटर में चेंज करना होगा। ठीक है, इंटू एच इंटू सी, कर सकते हैं मल्टीप्लाई हम ये इन तीन को। ध्यान रहे, ये परफॉर्म करते वक्त ये सेंटीमीटर इनवर्स है, इसको मीटर इनवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट इनटू मीटर इनवर्स। कोई नहीं पूछने वाला ये सब, मैं बस खाली बता रहा हूं आपको। ठीक है, अब देखो एक रफ रफ आइडिया, रफ आंसर कैलकुलेट करके दिखाते हैं आपको। इसका वैल्यू कितना है बेटा? 6.6। इसका वैल्यू कितना है? 3। 6.6 इंटू 3 कितना देगा? 20।
और 20 को 1.0 से मल्टीप्लाई करोगे, 1.1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? रफली 2.1, 21 के अराउंड कुछ, यही है 21 ये रहा। बाकी पावर जब एडजस्ट करोगे तो वो कितना आएगा? 10⁻⁻80। तो ये वाला रिडबर्ग कांस्टेंट वेव नंबर के टर्म्स में दे रखा है, और ये वाला रिडबर्ग कांस्टेंट किसके टर्म्स में है? एनर्जी के टर्म्स में। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है कि रिडबर्ग कांस्टेंट तो वहां भी पढ़ा, तो वहां जब पढ़ा तो 1/λ के फॉर्मूले में पढ़ा, यहाँ रिडबर्ग कांस्टेंट जब आप पढ़ रहे हो तो hc/λ के फॉर्म में पढ़े, तो ऑब्वियसली दोनों का वैल्यू क्या आएगा? अलग अलग, लेकिन बुलाओगे सेम। तो नॉट फॉर योर एग्जाम, किसी भी एग्जाम के लिए नहीं है ये। हो सकता है ट्यूटोरियल में एक आध सवाल हो। बस बताने के लिए कि आपके दिमाग में ये ना रहे अरे यार वहां पढ़ा ये अभी पढ़ रहे हैं ये, तो बोथ आर सेम। ठीक है, होमवर्क लिखिए। एक बार डेरिवेशन कर लेना सारा, एक बार, बस एक बार। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेमोराइज Rn, velocity in nth orbit, time period in nth orbit, frequency of nth orbit, energy. When we say energy, memorize total energy in nth orbit, दोनों में जूल पर एटम, ईवी पर एटम, और इधर काइनेटिक एनर्जी के लिए मेमोराइज रिलेशन, नॉट फॉर्मूला। पोटेंशियल एनर्जी के लिए मेमोराइज रिलेशन। ठीक है, रिलेशन मेमोराइज करने के लिए मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है ना कि टोटल एनर्जी दे देता है, बोल देता है कि टोटल एनर्जी -5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो काइनेटिक एनर्जी निकालो। क्या निकालोगे? माइनस गायब कर देंगे, वो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी। बोलेगा पोटेंशियल एनर्जी निकालो, क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वैसे आता है क्वेश्चन। तो इसीलिए काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी का रिलेशन रटना होता है आप। ठीक है, वो आपसे कोई डेराइव ये सब तो नहीं आएगा, बट इसका और टोटल एनर्जी का डेरिवेशन ये वाला, ठीक है, ये सीबीएसई में तो आएगा। अपना बुक खोल लीजिए, देख लीजिए जो कहानी मैंने आपको बताई वो कहाँ है। पहली कहानी ये रही। अब एनसीईआरटी वाला क्या किया है, ध्यान से सुनना। एनसीईआरटी वाला आपको बस खाली हाइड्रोजन के लिए निकाल के दिया है, जहां पर वो पहले से क्या मान लिया, जेड क्या है? 1। लेकिन सवाल पूछता है जेड वाला भी। ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे जेड गायब है, दिख रहा है आपको? के के को ये भी लिख सकते थे हम, के Z(E²/R²), ये लिखते हम, है कि नहीं? के Q1 Q2, पर जेड गायब है, तो एनसीईआरटी वाला Z1 लेकर पूरा बनाया है, तो बस ये हाइड्रोजन के लिए ही बनाकर आपको दिया है। ठीक है, तो ये वाला वहां से आर क्या आया? काइनेटिक एनर्जी, ये मार्क कर लीजिए, ये नेगेटिव क्यों होता है, प्लीज मार्क करिए। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव, व्हाट डज दिस मीन? जब आप क्लास 12 में जाइएगा तब आपको समझाया जाएगा कि माइनस का मतलब वो बाउंड क्यों होता है न्यूक्लियस। टोटल एनर्जी अगर पॉजिटिव हो जाता तो क्या होता, वो भी लिखा हुआ है, वो भी मार्क करिए। क्लोज्ड ऑर्बिट फॉलो नहीं करेगा, ये सब सिखाया जाएगा जब इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ाएंगे, तब आपको ये सब सिखाया जाएगा। उसके बाद नीचे आइए, आप अब ये पढ़ सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं आएगा आपको। एटॉमिक स्पेक्ट्रा पढ़ लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा, बस ऑलरेडी वी हैव डन। बोर्ड्स की कहानी रीड कर लीजिएगा।
बोर्स के पोस्टुलेट जो आपने लिखे 6-7 यहाँ भी दे रखे हैं। एंगुलर मोमेंटम इज ऑल्सो रिटन एज एल, टेंशन नहीं लेना है कि ये एल क्या है, एल का लिख लो वैल्यू, एल इज एम वी आर। जो भी बोर्स पोस्टुलेट आपने लिखे वो यहाँ पर भी दे रखा है। और उसके बाद ये रहा डेरिवेशन, आर एन और ई एन। आर एन इज रेडियस ऑफ nth बोर ऑर्बिट, ई एन इज टोटल एनर्जी। तो चूंकि एनसीईआरटी में ये दो डेरिवेशंस हैं, यही दो डेरिवेशंस मैंने आपको बोला रटने के लिए। अपना आंसर क्या आया बेटा, जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, यही आया। उसने हाइड्रोजन के लिए लिया है तो जेड को क्या किया है, गायब। जहां भी जेड नहीं दिखे वहां जेड का वैल्यू क्या है, 1। बट हमने सबके लिए निकाल दिया क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो पूछता है, सीबीएसई भी पूछता है बिना पढ़ाए। En का वैल्यू, अगेन जेड गायब है, जेड का वैल्यू क्या है, 1। ठीक है, तो जो भी मैंने आपको कराया सब वहां पर दे रखा है। इसके आगे हम फिर अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, जा सकते हैं आप। इंपॉर्टेंट ये है रटना, जो 5 चीजें मैंने आपको बोली रट लीजिए, ये चैप्टर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, बिना थ्योरी जाने हो जाएगा। जा सकते हैं।